Today we'll be starting off with your topic number 2 of Unit 1 at Excel A-Level Physics. And topic 2 is divided into two units. We have 2A, which is regarding the fluids. And then we have unit number 2B, which is regarding your matter, material, Hooke's law, और वो सारा उसमें cover हो जाएगा. In 2A, we are going to talk about pressure, density, volume, upthrust, floating, viscosity, thickness of the objects. और 2B के अंदर आपका force, extension, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग मॉडुलस जैसे कॉन्सेप्ट्स का हम जिक्र करेंगे. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज स्टफ व्हिच आई हैव मेंशन. स्टार्टिंग ऑफ विद फ्लूइड्स, डेंसिटी एंड अपथ्रस्ट. फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स, हमने मैटर की तीन किस्में होती है. मैटर इंक्लूड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. बट व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के अंदर सिर्फ लिक्विड्स आते हैं और गैसेस आते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स का मतलब ही वो है कि विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं. And only liquids and gases are considered as fluids. And have you ever wondered why is it sometimes so difficult to get a thick sauce out of a bottle? क्योंकि वो पर्पसली थिक बनाते हैं. क्योंकि मार्केट रिसर्च ने ये शो किया है कि कंज्यूमर्स enjoy certain consistency of ketchup or mayonnaise on their fries, and producing it at that thick makes the sauce flow very slowly. इसलिए वो थिक केचप्स की बॉटल्स एंड ऑल ऑफ दैट प्रोड्यूस करते हैं. And this chapter will also explain various aspects of the movement of fluids, including some of the ways in which the fluid properties are measured. अब fluid क्या है? It is defined as any substance that can flow, जिसमें आपके पास any gas और liquid आ सकते हैं. But solids made up of very tiny particles can also behave as fluids, जैसे कि sand. सैंड एक सॉलिड है बट इट कैन बिहेव एज फ्लूइड. क्यों? क्योंकि सैंड भी तो फ्लो कर सकती है. इट हैज वेरी वेरी टाइनी particles. Let's say sand through an hourglass can also flow, so we sometimes consider solids as fluid as well. Density. One of the key properties of a fluid is its density. Density is the measure of a mass per unit volume. कितना उसका मैटर जमा हुआ है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर. The mass per unit the volume of a substance, we call it density. This is technically the volumic mass, and its value depends on the mass of the particles from which the substance is made and how closely those particles are actually packed. तो डेंसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं रो का, जिसका इस तरह का कुछ निशान होता है. वी कॉल इट डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाता है? केजी पर मीटर क्यूब, या आप इसको केजी मीटर -3 भी आप लिख सकते हो. The equation for calculating density works for the mixtures and pure substances, and for all states of matter. Fluid density is also known as mass per unit volume. For example, a house is of a brick 23 centimeter long, 10 centimeter wide, 7 centimeter high, and its mass is 3.38 kg. Mass आपको given है, volume निकाल लो. कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके. लेकिन इन सबको पहले आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना. 23 सेंटीमीटर मीटर्स में 0.3, 10 सेंटीमीटर 0.1 एंड सो ऑन. मीटर्स में कन्वर्ट करके इनको मल्टीप्लाई करना तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा. मास आपको ऑलरेडी गिवन है, एंड देन यू कैन डिवाइड मास एंड वॉल्यूम, तो आपके पास डेंसिटी निकल आएगी विच इज 2100 kg per meter cube. At 20 degrees Celsius, a child's balloon filled with helium is a sphere with a radius of 20 centimeter. तो आपको रेडियस दिया हुआ है. एंड द मास ऑफ द हीलियम बलून इज 6 ग्राम, और मास आपको ग्राम्स में दिया हुआ है. सबसे पहले आपको पता है कि हमें डेंसिटी दो यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं. एक तो ग्राम से केजी में करो इसको, तो क्या बन जाएगा? 0.006 केजी, क्योंकि हमें मास तो केजी में चाहिए. प्लस आपको रेडियस दिया हुआ है ऑफ स्फेयर. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर? वॉल्यूम ऑफ फिर हाँ 4/3 पाई क्यूब, बिल्कुल ठीक है, वही तो हम था। 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमें दिया हुआ है. ठीक है, पाई की वैल्यू 3.142 होती. वहां से मैं क्या निकालूंगा? वॉल्यूम. रिमेंबर टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर्स एज वेल फर्स्ट, ताकि वो 0.2 मीटर का आप क्यूब ले लो. और मास आपका क्या आ जाएगा? 6 ग्राम्स टू केजी में कन्वर्ट करो तो 0.006 केजी. सिंपली फिर आपकी मास डिवाइड वॉल्यूम करके यू कैन फाइंड द डेंसिटी. गॉट इट? जी। गुड. सो कुछ डेंसिटीज जो आपको याद करनी चाहिए, वो उसमें एक है शामिल. एयर की डेंसिटी यू शुड नो दैट इज 1.2. प्योर वाटर की डेंसिटी यू शुड नो दैट इट इज 1000. ये दो आपको जरूर याद होनी चाहिए. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द एयर एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ प्योर
water. What is upthrust? Can you tell me upthrust क्या होता है? वो नेचुरल मतलब ऊपर तरफ फोर्स ऊपर पुश की तरफ करती है आपको, force लगना. When an object सरफेस की तरफ। submerged in a fluid, it feels an upward force caused by a fluid pressure. We call it the upthrust. It turns out that the size of this force is equal to the weight according to Newton's third law. अब एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे पानी में डुबा रहे हो, उसका एक कोई ना कोई वेट है जिससे वो नीचे जाता जा रहा है. तो जितना उसका वेट है उतनी ही उसको इक्वल एंड ऑपोजिट अपथ्रस्ट भी पड़ेगी. Now it turns out that the size of the force is equal to the weight of the fluid and that has been displaced by the object. We call it the Archimedes principle. And if the object is completely submerged, the mass of the fluid displaced is equal to the volume of the object multiplied by the density. तो mass आप कैसे निकाल सकते हो? Volume multiplied by density. The weight of the fluid displaced is then found using the relationship W is equal to mg. अगर आपने अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली वेट भी तो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है दैट वेट इज इक्वल है। अपथ्रस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. नाउ व्हाई डज अ ब्रिक सिंक? अब कोई भी चीज सिंक कैसे करती है, कोई भी चीज फ्लोट क्यों करती है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बयान्सी. ठीक है, बयान्सी क्या कहता है? दैट इफ योर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर या सब्सटेंस, वो फ्लोट करेगी. लेकिन अगर वो लेस है तो वो नहीं, जब वो ज्यादा है तो सिंक करेगी. लेस है अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो इट्स गोइंग टू फ्लोट, अगर वो उसकी डेंसिटी पानी से कम है. लेट्स से एक हाउस ब्रिक है. If the house brick from the example calculation of density above were dropped in a pond, it would experience an upthrust equal to the weight of the water it's displaced. This is simply the weight of an equal volume of water, as the density of water is 1000 kg meter per cube and the mass of the water पर क्या हो जाएगा आपके पास? Mass था 1000 kg per meter cube multiply by the ये क्या था mass, आपने density into volume. तो आपके पास mass आ जाएगा which is 1.61 kg. अब आप पानी का फिर वेट कैसे निकालोगे? जो mass आया उसको आप वैल्यू ऑफ g से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल हैव योर वेट. तो हमें पता लग जाए कि अगर वेट आपका 15.8 आया विच मीन्स कि इसको जो अपवर्ड फोर्स पड़ी विच इज द अपथ्रस्ट दैट इज आल्सो 15.8 न्यूटन. And if we compare the weight of the brick with the upthrust when it is submerged, the resultant force will be downward. अगर मैं वेट और अगर मैं इसको मजीद सबमर्ज कर दूं, एक पॉइंट आएगा दैट आपके पास जो एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाएगी. अब आपके पास जो फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी अनबैलेंस्ड और रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड्स हो जाएगी. वेट क्या हो जाएगा फिर? 3.38 इंटू 9.81, वो ये हो गया. और लेट्स से अपथ्रस्ट आपके पास ये हो गया. एंड नाउ योर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हो? दोनों फोर्सेस को माइनस करो, क्या आएगा? 17.6. और बड़ी वाली फोर्स किधर थी? वेट थी. तो उसकी डायरेक्शन में मतलब कि वो डाउनवर्ड्स जाएगी. गॉट इट? जी। सो द ब्रिक विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स. किस केस में? व्हेन वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट. इन दिस केस द ब्रिक इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स और हम उसको कहते हैं दिस इज नोन एज सिंकिंग until it reaches the bottom of the pond which then exerts an extra energy upward. अब जितना याद रखो, जितनी आपकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है ना, डेप्थ जितनी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा आपके पास अपथ्रस्ट और प्रेशर भी वाटर का बढ़ता रहेगा. और जैसे ही वो बॉटम पे पहुंचेगा इट्स गोइंग टू एक्सपीरियंस अनदर फोर्स एज वेल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. अर्थ की तरफ से एक रिएक्शन फोर्स. और वहां पे भी से दैट नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम. गॉट इट? जी। If the upthrust on an object is less than its weight, then the object will sink through a fluid, and an object will remain at rest when balances forces act on it. Now, अब हम floating को discuss करते हैं. Imagine an object lowering into a fluid, and the instant the object touches the surface of the fluid, there is no upthrust because no fluid has been displaced. बट जैसे जैसे हम उसको डीपर सिंक करेंगे क्या होगा? क्योंकि आप देखो, आप पानी के ऊपर तय पे कोई चीज रख दो, अभी आपने फ्लूइड को इधर उधर नहीं किया पानी के, लेकिन जब आप किसी चीज को डुबाते हो क्या होता है? पानी को हल्का सा इधर से ऊपर आएगा, क्योंकि आप उस पानी को फाड़ के अंदर जा रहे हो. नहीं जा रहे क्या? आप उसकी सरफेस टेंशन तोड़ रहे हो ना. आप उसका फ्लूइड हम्म। डिस्प्लेस नहीं कर रहे क्या? पानी के मॉलिक्यूल्स आधे इधर आधे उधर मूव नहीं करेंगे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे? इसको हम कहते हैं फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट. और जैसे जैसे आप नीचे सिंक करोगे आपके पानी के सरफेस टेंशन के थ्रू जितनी भी थिकनेस है आपका फ्लूइड डिस्प्लेस होता जा रहा है. एंड एज द ऑब्जेक्ट सिंक्स डीपर इनटू द फ्लूइड इट डिप्लेसेस एन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड. So increasing the upthrust acting upon it, if a point is reached when the upthrust and the weight are balanced exactly, उसका मतलब होगा जब weight would be equal to upthrust, sinking रुक जाएगी. It is going to get balanced and the object will stop sinking further और वहां पे वो फ्लोट करना शुरू कर देगा. गॉट इट? ओके।
A giant garbage barge on New York Hudson River is 60 meter long and 10-meter wide. The depth of what depth of the hull will be underwater if the cargo has a combined mass of 15,000 tons? Assume density of the water is ये. Good question. वो कह रहे हैं आपने डेप्थ निकालनी है हल की। आपको लेंथ दी हुई है, आपको विड्थ दी हुई है, आपको क्या निकालनी है? हाइट। डेप्थ। ठीक है, हाँ, हाइट। डेंसिटी दी हुई है, मास भी दिया हुआ है। कुछ कुछ समझ आ गया होगा ये सवाल कैसे करना है। आप वही फॉर्मूला रखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना जी। ले, क्या बन जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एम मास ओवर रो। रो। गुड। वॉल्यूम को मजीद तोड़ दो, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। गॉट इट? जी। मजीद तोड़ो, हाइट को फॉर्मूला सब्जेक्ट बनाओ, मास ओवर रो इंटू एल इंटू ब्रेड्थ। समझ आई? बिल्कुल। This is how you're going to calculate. So this is how you have to derive your own formula. अब we know कि to float the upthrust is equal to weight, weight is equal to mg. तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, you can mg से के थ्रू आप टोटल फोर्स निकाल सकते हो। मतलब कि अगर वेट आपका 1.47 इंटू 10⁻⁷ है तो अपथ्रस्ट भी आपका ये हो जाएगा। नाउ द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द हेड। तो क्या मैं अपथ्रस्ट का फॉर्मूला रो वी जी कर सकता हूँ? Because W was mg. Can I say upthrust is also mg? और क्या बिल्कुल। मैं m की जगह रो v लिख सकता हूँ? तो आपके पास जी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अपथ्रस्ट इक्वल टू रो वी जी। यहां से भी आप ये फॉर्म सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट इक्वल टू रो वी जी डी जी, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और वहां से भी आप अपनी डेप्थ निकाल सकते हो, दैट द हल विल बी 2.5 मीटर अंडर द वाटर। गॉट इट? जी। गुड। हाइड्रोमीटर क्या होता है? The idea of floating at different depths is the principle behind the hydrometer. It is an instrument used to determine the density of a fluid, and the device has a constant weight, so it will sink lower in fluids of lesser density. This is because a greater volume of a less dense fluid must be displaced to balance the weight of the hydrometer. और उस हाइड्रोमीटर के ऊपर कुछ स्केल मार्किंग्स होती हैं ऑन द नैरो स्टेम जो इंडिकेट करती है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बस आप किसी फ्लूइड की डेंसिटी मेजर कर सकते हैं इससे। सो सम कार बैटरीज यूज अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, and the density of the solution tells us the charge level of the battery and should be checked by a mechanic when a car is actually serviced as well. आपका हाइड्रोमीटर भी गाड़ियों में भी होता है। हाइड्रोमीटर आपकी फ्लूइड की डेंसिटी चेक करता है। आप ऑयल चेंज करवाते हो, ऑयल कितना थिक है, ऑयल कितना पतला है, यू कंपेयर इट एज वेल। तो वहां भी आपके पास हाइड्रोमीटर कैन बी यूज दैट हाउ चार्ज द बैटरी इज। आपको वहां पे भी उस थिकनेस की पता लग जाएगा। Fluid is any substance that can flow. Density is a measure of the mass per unit volume of a substance. Upthrust is an upward force of an object caused by the object displacing fluid. Archimedes' principle is the upthrust on an object which is equal to the weight of the fluid displaced. And hydrometer is an instrument used to determine the density of a fluid. Now let's talk about fluid movement. What is laminar flow and what is turbulent flow? These are the two new terms that you will be introduced in this chapter. If you ski down a hill, इस डायरेक्शन में आप स्की कर रहे हो, नीचे आ रहे हो, you will go faster by tucking your body into a crouching position. क्यों? हम ये क्यों झुकते क्यों हैं नीचे आते हैं? डिक्रीजिंग ड्रैग और रेजिस्टेंस। गुड, ताकि आपका एरिया कम हो जाए बॉडी का। अगर एरिया बॉडी का ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा पड़ेगी। तो यू आर प्रेजेंटिंग अ स्मॉलर एरिया टू एयर रेजिस्टेंस। आप उसको जानबूझ के कम एरिया देते हो रेजिस्ट करने के लिए, एंड यू कैन रिड्यूस द फोर्स दैट इज एक्चुअली स्लोइंग यू डाउन। However, the speed skiers chasing world record speeds go even further in their efforts और मजीद झुकते हैं to actually increase their speeds. So what is laminar flow? When a fluid moves, there are two ways that this can happen. लेमिनार फ्लो जिसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, या ऐसे झुकना, एरिया कम करना, ठीक है। और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। फ्लूइड मूवमेंट दो किस्म की होंगी, लेमिनार फ्लो और turbulent flow. In general, laminar flow occurs at lower speeds and will change the turbulent flow as the fluid velocity increases past a certain value. अब शुरू में तो आपका जब स्पीड आहिस्ता है, लेमिनार फ्लो ही कंटिन्यू होता रहेगा।
बट जैसे जैसे आपकी स्पीड लेट्स से ओवर टाइम बढ़ रही है, आपका लेमिनार फ्लो वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ टर्बुलेंट फ्लो टाइप। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, आई विल एक्सप्लेन। The velocity at which its changeover occurs will vary depending upon the fluid। अब वो क्या velocity होगी जिसके ऊपर ये चेंज होगा, वो ऐसा क्या लिमिट है जब laminar flow is going to convert into turbulent flow? It depends on the type of fluid, the shape, the area through which it is flowing as well. If we take a simple example such as water flowing slowly through a pipe, it will be a laminar flow। क्यों slowly जा रहा है एक पाइप से अपनी स्पीड में, laminar flow है। Think of the water in the pipe as several concentric cylinders from a central axis outward to the layer of contact with the pipe itself। आप इमेजिन करिए पाइप है और पानी इस तरह करके गुजर रहा है। पानी की एक शेप क्या होती है, एक सिलेंडर की तरफ से, एक सिलेंडर की तरह गुजर रहा होगा ना। अब एक तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में भी अट्रैक्शन है, और दूसरी अट्रैक्शन कौन सी, वाटर मॉलिक्यूल्स की पाइप के साथ अट्रैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट व्हेन अ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब फ्रिक्शन बिटवीन द आउटरमोस्ट लेयर एंड द पाइप वॉल, यहाँ जो इनके दरमियान फ्रिक्शन होगी, पानी और पाइप की वॉल के दरमियान, ठीक है। व्हाट विल हैपन दैट फ्रिक्शन बिटवीन द आउटरमोस्ट लेयर एंड द पाइप वॉल means that this layer will not be able to move slowly. The next layer in will experience friction with the slow moving outermost layer, but this will be the less friction between the outermost layer and the pipe। एक के बाद वो less से less experience फील करेंगे। इनर लेयर अलग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी, आउटर लेयर अलग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी। इनर लेयर विल मूव फास्टर देन दी आउटर मोस्ट लेयर। अब ये इससे इनर लेयर है, फिर ये इससे इनर लेयर है, डिफरेंट लेयर्स हैं विच वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। उससे अगली वे ज्यादा तेज जाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ ईच लेयर इंक्रीजिंग नियरर टू द सेंटर, वेयर सेंट्रल सिलेंडर ऑफ अ वाटर इज मूविंग द फास्टेस्ट। आप देखो ये पूरा पानी है, ठीक है, और ये पाइप है साइड पे। डायग्राम नजर आ रही है, समझ आ रही है ना। ये पाइप जी की जी वॉल्स है, ये पानी गुजर रहा है। जो पानी सबसे करीब है पाइप के, जो हिस्सा पानी का, वो जरा ज्यादा फ्रिक्शन कर रहा है तो उसकी स्पीड कम है। फिर ये वाला जरा कम फ्रिक्शन करे, इसकी स्पीड ज्यादा तेज है। जो सबसे बीच में, ये पाइप से सबसे ज्यादा दूर है ना, ये वाला जो पानी का हिस्सा है, क्योंकि पानी तो ये पूरा है, लेकिन जो अंदर वाला पानी का हिस्सा है वो सबसे कम फ्रिक्शन है, उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, जरा सी ज्यादा होगी। तो हमेशा आप देखो जब भी पानी निकलता है, ऐसे करके नहीं निकलता कहीं से, हमेशा इस तरह करके निकलेगा पानी कहीं से भी। गॉट इट। जी As with most areas of scientific investigation, Isaac Newton produced much work on the subject of fluid flow. In particular, he is credited with the development of equations to describe the frictional force between the layers in streamline flow. And if a liquid follows this formula, the most common liquids are known as the Newtonian fluids। In Newtonian fluids कौन से होते हैं जो ये principle follow करते हैं, तो इसको स्ट्रीमलाइनिंग भी कहते हैं। द लाइन्स ऑफ द लेमिनार फ्लूइड आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइंस, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ एनी वन ऑफ द स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो विल बी कांस्टेंट ओवर टाइम। एंड रिमेंबर दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर, मतलब कि इट विल ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी तो होगी, लेकिन डिफरेंट जगहों पे उसकी डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकती है। बट एट एनी गिवन प्लेस, अगर एक पाइप है, पाइप की डायरेक्शन भी राइट पे है, तो पानी की डायरेक्शन भी हमेशा राइट पे ही, इट विल बी इन द सेम स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन द विंड टनल द स्मोक वुड फ्लो ओवर द कार इन द एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉर एवर, अगर विंड फनल फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। लेकिन अगर टनल के एयर फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, अब यहाँ पे फ्लो फर्क होगा, कहीं और पे फ्लो फर्क होगा, इधर फ्लो फर्क होगा हवा का, इट डिपेंड्स ऑन द शेप, द साइज, द एरिया एंड ऑल ऑफ दैट। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या है, ठीक है। चेंजिंग द स्पीड ऑफ द एयर फ्लो इन द टनल अलाउज डिजाइनर्स टू टेस्ट हाउ द प्रोटोटाइप वुड बिहेव एज फास्टर स्पीड्स। अब स्पीड फास्टर हो रही है, तो लेमिनार फ्लो चेंज हो जाएगा किसमें, टर्बुलेंट फ्लो। In turbulent flow, the fluid velocity in any given place changes over the time, and the flow becomes chaotic and swirling eddies form. You see eddies when water runs away through a plug hole, and a poorly designed car would cause turbulent flow of air over it as well. In the wind tunnel, the smoky trails over the car would be seen to swirl in ever-changing pattern। जो आपको swirls और ये eddies नजर आते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि इसको हमने कहीं से पास करवाया है। कहीं से पास करवा के एक तरह से आप याद करो डायफ्रैक्शन टाइप चीज हो रही है, उसकी स्पीड भी अब इंक्रीज हो रही है। तो टर्बुलेंट फ्लो इन अ ड्रैग ऑन अ व्हीकल आल्सो इंक्रीजेस द फ्यूल कंजम्पशन एज वेल। गॉट इट। जी। इस टर्बुलेंट फ्लो रैंडम। एग्जैक्टली, एक से डिस्टर्ब कर रहे हो आप, उसकी स्पीड तेज कर रहे हो तो वो टर्बुलेंट पे शिफ्ट हो गया है। जब स्ट्रीमलाइन सही। जा रहा है स्मूथली तो वो लेमिनार फ्लो है। सो वो हे, कांस्टेंट भी होता है। laminar flow या streamline flow क्या होता है, when fluid moves with a uniform lines in which the velocity is constant over time।
whereas turbulent flow में fluid velocity in a particular place changes over time over in an unpredictable manner, and streamlines lines of the laminar flow होती हैं in which the velocity is always constant over time, जिसको हम streamline का नाम देते हैं. Now can you tell me what is the meaning of viscosity? विस्कोसिटी Yes. याद नहीं है। How thick? अगर मैं बोलूं हनी या पानी, हाँ, ज्यादा विस्कोसिटी है उसमें, हाँ। ज्यादा विस्कस कौन? हनी डेंस है, ज्यादा चीज थिक है, जेल में आती है, चीज डेंसिटी ज्यादा डेंस है। है ना. सो वी बिल्कुल। आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी और वो कैसे टेम्परेचर से रिलेटेड है. When you walk in a swimming pool, you find it much harder than walking through the air. आप हवा में चढ़ो और स्विमिंग पूल में चढ़ो, दोनों में बहुत फर्क है, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस और द ड्रैग फोर्स यू आर एक्सपीरियंसिंग. The friction acting against you is greater in water than it is in air, and the frictional force in fluids is due to the viscosity. If the frictional force caused by the movement through the fluid is small, we said that the viscosity is low. अब अगर फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ रही है किसी फ्लूइड की तरफ से, उसकी विस्कोसिटी कम है. लेकिन अगर उस फ्लूइड की तरफ से आपको ज्यादा फ्रिक्शन पड़ी है, दैट मीन उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है. Newton developed a formula for the friction in liquids that included several factors. One of these factors relates to the particular liquid in question, and it would be even harder to wade through a swimming pool of oil than one full of water. This fluid dependent factor is known as coefficient of viscosity, जिसको हम स्मॉल n से ईटा से रिलेट करते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ईटा. ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. हर हर सब्सटेंस का, हर फ्लूइड का, एवरी सॉल्वेंट हैज अ कोएफिशिएंट जो कि उसका मेजर ऑफ विस्कोसिटी है. As viscosity helps us determining the friction force acting within a fluid, it has a direct effect on the rate of the flow of the fluid as well. Consider the differing rates of flow of water, river, of lava. अब लावा विस्कोसिटी की बड़ी टाइप्स हैं. लावा जो बासाल्टिक है, उसका सिलिक कंटेंट बहुत लीस्ट है, सबसे कम विस्कस है, और वो 30 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करता है. एंडेस्टिक जो होगा वो थोड़ा मॉडरेट है, बहुत कम स्पीड से फ्लो करता है. अब रायोलिटिक को देखो, सबसे ज्यादा सिलिका कंटेंट, सबसे ज्यादा मैस, सबसे ज्यादा डेंस होगा, सबसे ज्यादा विस्कस होगा, उसकी वेलोसिटी, उसका फ्लो रेट भी सबसे ज्यादा कम होगा. So the rate of flow जी। of a fluid through a pipe is inversely proportional to the viscosity of the fluid. जितनी ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी उतनी कम आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो इनके दरमियान तो एक इनवर्स रिलेशन हो गया. फिर एक फ्रेंच जीन डॉक्टर एंड फिजियोलॉजिस्ट था जिसने इन्वेस्टिगेट किया द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इन पाइप्स एंड प्रूव द कनेक्शन बिटवीन फ्लो रेट एंड विस्कोसिटी. क्या अभी हमने कनेक्शन प्रूव किया? हायर द विस्कोसिटी, लोअर वुड बी द लोड फ्लो फ्लो रेट। रेट. सो ये डॉक्टर वाज इंटरेस्टेड इन ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी एज वेल, कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है. बट दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इंडस्ट्रियल डिजाइन. फॉर एग्जांपल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड चॉकलेट थ्रू पाइप्स in manufacture of sweets will vary with the chocolate's viscosity as well, which will vary depending on the exact recipe used to produce it. आप कितनी थिक चॉकलेट बना रहे हो, वो कितनी इजीली पाइप से गुजरी है. अगर चॉकलेट में ज्यादा शुगर है, more sugar would mean greater viscosity and slower the flow through the pipes, which means less chocolate per sweet. So an even greater variation in viscosity of liquid chocolate is caused by the changes in temperature. अब हमने viscosity और temperature का रिलेशन देखना है. The sweet manufacturer can account for the variation in recipe, which might come from a minor change, such as वो कोई और सप्लायर ढूंढ ले जो उसको चॉकलेट बनाने के लिए कोका बीन्स दे रहा है, या फिर वो फ्लो रेट चेंज कर सकता है बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ऑन विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्लूइड टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी कम होगी. In general, liquids have a lower coefficient of viscosity at higher temperatures, and for gases, viscosity would always increase with temperature. तो यहाँ पे तीन रिलेशन पढ़ लिए. Viscosity is inversely proportional to velocity, but directly proportional to temperature. Here you can see different coefficients of viscosity for different types of fluids. एयर में, अब आप एयर में देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एयर में 0 to 100 टू 0 to 20 to 100, व्हाट इज हैपनिंग टू द विस्कोसिटी? बढ़ रही है. वाटर में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वहां पे जरा सा उलट हो रहा है, वहां पे थोड़ी सी वो डिक्रीज कर रही है.
ग्लिसरीन और सबका इट्स ऑल डिपेंडेंट। ग्लिसरीन में आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी कम हो गई, बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज द रिलेशनशिप इन एयर। विस्कोसिटी कैसे बढ़ानी है? व्हेन यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। गॉट इट? जी। So viscosity is how resistant a fluid is to flowing. And what is meant by coefficient of viscosity? It is a numerical value given to a fluid to indicate how much it actually resists to the fluid. So can you tell me what is the meaning of terminal velocity? टर्मिनल वेलोसिटी होता है तब आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है बेसिकली। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, वेलोसिटी जी। कांस्टेंट हो जाए, आपकी अपर जी। डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस हो जाए, ठीक है, तो यहाँ जी। पे हम विस्कस ड्रैग इक्विलिब्रियम फोर्स में आता कंसीडर है। करेंगे। और हम लिक्विड के अंदर भी देखेंगे कि लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट कैसे एक टर्मिनल वेलोसिटी से सिंक हो सकता है। You have learned previously in kinematics that acceleration due to the gravity near the surface of Earth is about 9.81 meter per second square, and an object falling in a vacuum does accelerate at this rate as well. However, it is unusual for objects to be dropped near the surface of the Earth in a vacuum, and in nearly all such cases, as a physics teacher is likely to be demonstrating to a class as well. In reality, in order to calculate an object's actual acceleration when falling, we need to take upon account all the forces acting on it. ये forces ही हैं that are going to tell us कि acceleration पे क्या effect आ रहा है. So for that we talk about Newton's second law, जो कहते हैं कि अब हमने force लगा दिए, अब velocity में change आएगा और acceleration भी present होगी. अब कोई भी चीज acceleration cause होगी. Now the force that I have applied is going to result in some kind of acceleration. For a falling object such as a skydiver, this means we need to include the weight, the upthrust caused by an object being in the fluid air, and the viscous drag force caused by the movement. The difficult part is that the viscous drag varies with speed through the fluid, and speed is constantly changing as a result of the acceleration. अब जैसी फॉलिंग स्काई डाइवर है, क्या हो रहा है? शुरू में उसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है, और रेयर रेजिस्टेंस या जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, हवा का अपथ्रस्ट का नाम क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई है। एक पॉइंट आएगा कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे जब वेट इज इक्वल टू द एयर रेजिस्टेंस। उस पॉइंट को फिर हम कहेंगे एक्सेलरेशन हो गई है जीरो, और ये आ गया है एक टर्मिनल वेलोसिटी पे। Usually we consider the equilibrium situation in which the weight exactly balances the sum of the upthrust and the drag, which means that the falling velocity remains constant, and we call it the terminal velocity. यहाँ पे now we're going to study a law which is the Stokes law. In the mid 19th century, Sir George Gabriel Stokes, who was an Irish mathematician and physicist at Cambridge University, investigated fluid dynamics and came up with an equation to calculate the viscous drag force on a small sphere at low speeds. उसको हम स्टोक्स लॉ फॉर्मूला कहते हैं, 6 pi r eta v। अब ये क्या है? r रेडियस है, m मास होगा, v वेलोसिटी होगी, n इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसको हम ईटा का नाम देते थे। 1.2 ही था एयर में। क्या चीज? एयर में 1.2 ही था वो। व्हाट वाज 1.2? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वही एयर तो में। नहीं है, सबका फर्क होता है, क्वेश्चन में दिया होगा ना। ओके। ओके सही है। 1.2 आप मिक्स करो, डेंसिटी ऑफ एयर है। ओ हाँ, वो डेंसिटी ऑफ एयर था, हाँ सॉरी। ये वैसे याद करने को कहा था मैंने, जनरल नॉलेज, कहीं यूज भी हाँ होता सही है। है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। हाँ। ओके। In such simple situation, the drag force is directly proportional to the radius of the sphere and directly proportional to the velocity as well. ये दो हमने रिलेशंस यहाँ पे इजीली पता लग गए। Now, for simplicity, we will only consider a simpler situation, such as a solid sphere moving slowly in a fluid. Imagine a ball bearing dropped through a column of oil, and if you consider the terminal velocity of the sphere in terms of forces, हम कह सकते हैं that weight is equal to the upthrust plus the Stokes force, क्योंकि एक fluid की भी कुछ dynamics है, वो आपका Stokes force prove करेगा. So we are going to say that mg is equal to the weight of the fluid displaced, क्योंकि that is equal to the upthrust. अपथ्रस्ट लिखो या weight of the fluid displaced लिखो, एक ही चीज है, प्लस स्टोक्स फोर्स which is 6 pi r eta v, where ms is the mass of sphere and v term is known as the terminal velocity. आपको सारा डाटा दिया होगा। अब आप इसको और मजीद कैसे चेंज कर सकते हो? अगर आपको वेट ऑफ द स्फेयर चाहिए, यू कैन इक्वेट इट। अब आपको पता है कि मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्फेयर, तो वो क्या हो जाएगा? 4/3 pi r cube मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी।
तो हम इसी को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू एम जी होता है ना। तो अगर मैं m की जगह 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी लिख दूं और उसको मल्टीप्लाई बाय g कर दूं, तो भी तो वो इक्वल टू वेट है। समझ आइए, दोबारा देखो ये जी। क्लियर है ना। तो यहाँ से करते बिल्कुल। करते करते डिराइव यू कैन फाइंड आउट दिस फॉर्मूला, और आपके पास आ जाता है दैट द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज गिवन बाय वेट ऑफ फ्लूइड वुड बी इक्वल टू mfg। तो उसको हम कह सकते हैं वेट, फाइनली फॉर्मूला क्या बना, मैस। मैस इंटू जी होता है ना W। तो मैस की जगह लिख दो वॉल्यूम डेंसिटी, 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द जी। दिस इज योर फॉर्मूला। तो ओवरऑल क्या हो गया, पहले आपके पास स्फेयर का इज इक्वल टू फ्लूइड का वेट, स्फेयर का वेट इक्वल टू फ्लूइड का वेट प्लस द स्टोक्स फोर्स। तो इस तरह करके यू कैन कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी एज वेल। गॉट इट? जस्ट रिमेंबर जी। दिस, ये वेट का अगर ये याद रख लो, तो वेट ऑफ स्फेयर क्या होगा, ये वेट ऑफ फ्लूइड क्या होगा, ये जो कि इक्वल टू अपथ्रस्ट होता है प्लस द स्टोक्स फोर्स, एंड यू कैन कैलकुलेट इट। So the terminal velocity is proportional to the square of the radius. This means the larger the sphere falls faster. Furthermore, because the radius is squared and it will fall much faster. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है दैट फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टील बॉल रेडियस 1 mm, steel ball radius of 2 mm falling through glycerine in a measuring cylinder. Viscosity of glycerine 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये दी हुई है। तो डेंसिटी ऑफ स्टील आप ऊपर टेबल से देख लो क्या होती है, 7800। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन भी ऊपर से देख लो क्या होती है, 1200। जी आपके पास ये है। तो वॉल्यूम अगर हम पहले हम वेलोसिटी निकालें, विस्कोसिटी, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास ऊपर गिवन है ऑलरेडी, जो हमने प्रूव किए है। उसके अंदर आपने सिंपल वैल्यूज डालनी है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? जी। व्हाट इज meant by viscous drag force, कैन यू टेल मी? वही ड्रैग फोर्स लिक्विड में होता है। गुड। विस्कस ड्रैग। You would find बेसिकली it एयर difficult रेजिस्टेंस to पानी wade में through a बेसिकली। similar स्विमिंग पूल अगर स्विमिंग पूल ऑयल से भरा हो। क्यों? बिकॉज ऑयल की बहुत विस्कोसिटी होगी। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड, एंड कैलकुलेटिंग दिस फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स कैन बी relatively simple. On the other hand, it can also be very complicated for large objects, fast objects, या फिर irregularly shaped objects, या फिर वो अगर turbulent flow के ऊपर है तो वो तो बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर देगा। So it must be remembered that the simple slow falling sphere of Stokes' law is not a common situation, and in most real applications, the terminal velocity value is a result of more complex calculations. However, the principle that larger objects generally fall faster holds true. कि जाहिर सी बात है जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स दे आर गोइंग टू फॉल फास्टर। एक स्काई डाइवर की टर्मिनल वेलोसिटी 60, लेकिन एक गोल्फ बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी कम है। इस तरह हेल स्टोन की कम है और रेन ड्रॉप की तो सबसे कम है, क्योंकि ये सबसे स्मॉल है, इसका रेडियस भी सबसे छोटा है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी सबसे स्मॉलेस्ट है। So what is terminal velocity? It is the velocity of a falling object when its weight is balanced by the sum of the drag and the upthrust acting on it. And that is the end of your unit number 2A. So now we'll start up with some questions. So you can bring your copy and pen और फिर हम ये exam practice start कर लेते हैं।